अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज लिमिट के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले ज़रा ये इंटरवल्स के बारे में थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि हमारे पास आमतौर पर 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं, क्लोज़्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और हाफ क्लोज़्ड, हाफ ओपन इंटरवल। देखें, इंटरवल में हमारे पास जब हम कहते हैं ना कि अगर क्लोज़ इंटरवल की बात करें, तो अगर हम ये कहें कि ए और बी, ए से लेकर बी तक हमारे पास क्लोज़ इंटरवल है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए से लेकर बी तक तमाम रियल नंबर्स क्या हैं, शामिल हैं हमारे पास। जब भी हम क्लोज़ इंटरवल ए बी की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ये मतलब क्लोज़ इंटरवल ए बी, ये जो हमारे पास क्लोज़ इंटरवल ए बी है, ये वाला, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें एंड पॉइंट्स ए और बी भी मौजूद हैं और ए और बी के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इस इंटरवल में मौजूद होते हैं हमारे पास। याद रखें, हर इंटरवल हमारे पास सेट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सेट हमारे पास इंटरवल हो। जिस तरह फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एक सेट है, लेकिन हाँ, आप इसको इंटरवल नहीं बोल सकते। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक सेट हो जिसमें एलिमेंट्स क्या हो 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं सेट के, तो ये सेट तो है, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। क्यों इंटरवल नहीं है? क्योंकि इस सेट में 1 से लेकर 5 तक बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिसिंग है हमारे पास। लेकिन अगर आप फर्ज करें 0 1 क्लोज इंटरवल ले लेते हो, तो ये इंटरवल भी है और सेट भी है। 0 1 क्लोज इंटरवल के ये मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक तमाम रियल नंबर्स इसमें शामिल हैं, मतलब ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्ज करें ओपन इंटरवल की बात करो, ओपन इंटरवल में ये होता है कि इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते। मतलब अगर ए और बी का ओपन इंटरवल है, तो मतलब ये है कि ए और बी के दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर्स इस ओपन इंटरवल में मौजूद हैं। ए और बी खुद तो इस ओपन इंटरवल में नहीं मौजूद, मतलब ए और बी खुद तो इस सेट में नहीं मौजूद। हर इंटरवल सेट होता है ना, तो ए और बी खुद तो इस सेट में नहीं मौजूद, लेकिन ए और बी के दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर्स इस सेट में मौजूद होते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते होते हैं? ओपन इंटरवल बोलते होते हैं। ठीक है। फिर है हमारे पास हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, मतलब एक साइड से वो ओपन हो, दूसरी साइड से क्लोज्ड हो। फर्ज करें अगर ये हमारे पास इस तरह का सेट है, तो ये हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड है कि इसमें ये एंड पॉइंट ए मौजूद है लेकिन बी मौजूद नहीं है। मतलब ए से लेकर और बी से पहले तक तमाम रियल नंबर्स इससे इस सेट में शामिल हैं। या फर्ज करें अगर ए ओपन हो और बी क्लोज्ड हो, तो ए से आगे और बी तक तमाम के तमाम रियल नंबर इसमें शामिल होते हैं। मतलब ये होता है कि अगर हम ओपन इंटरवल को हम ओपन मतलब इस तरह इस ब्रैकेट से लिखते हैं, और क्लोज इंटरवल को हम इस क्लोज ब्रैकेट्स में हम लिखते होते हैं। इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते होते। ठीक हो गया? तो खैर, अगर हमारे पास क्लोज इंटरवल की बात होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एंड पॉइंट्स भी शामिल है और एंड पॉइंट्स के दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर्स भी क्लोज इंटरवल में शामिल होते हैं। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स तो शामिल नहीं होते, लेकिन एंड पॉइंट्स के दरमियान तमाम रियल नंबर्स शामिल होते हैं। और हाफ ओपन में तो ऑब्वियसली जो साइड क्लोज्ड है वो पॉइंट शामिल होगा और जो साइड ओपन है वो पॉइंट नहीं शामिल होगा। बाकी इनके दरमियान तमाम के तमाम रियल नंबर्स शामिल होंगे। ठीक हो गया? अब हम आते हैं लिमिट पर। तो लिमिट की डेफिनेशन आप लोगों ने कैलकुलस में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, वो एप्सिलॉन और सिग्मा की डेफिनेशन है। देखें, जब भी हम कहते हैं कि अगर फर्ज करें सी और एल एक रियल नंबर है और एफ फंक्शन है एक्स का, अगर हम ये कहें कि एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब फंक्शन एफ एक्स पर डिपेंड करता है ना, तो अगर एक्स सी की तरफ जा रहा है तो फिर एफ ऑफ एक्स कहाँ जाएगा? तो अगर एफ ऑफ एक्स एल की तरफ जा रहा है, मतलब जब सी एक्स सी की तरफ जाएगा, तो एक्स के सी की तरफ जाने से अगर फंक्शन एफ एल की तरफ जाए, तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन एफ का लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस टू सी पर एल है। ठीक हो गया ना? अगर एक्स की सी पर जाने से फंक्शन एफ जो है वो एल पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन का लिमिट x अप्रोचेस टू c पर क्या है? l है हमारे पास। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू मतलब c पर l होती है। देखें, इसलिए ये जो लिमिट है इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू c पर l है, बल्कि इस लिमिट का ये मतलब होता है कि अगर x c की तरफ जाएगा तो ये फंक्शन l की तरफ क्लोज जाएगा। ठीक हो गया ना? x c के जितना करीब होता जाएगा, फंक्शन f ऑफ x भी l के उतना ही करीब होता जाएगा। सही हो गया? और L को हम लिमिट पॉइंट बोलते हैं इस फंक्शन f का। इसके कुछ रूल्स भी हैं। रूल्स क्या हैं? अगर फर्ज करें हमारे पास दो फंक्शन f और g हों, अगर x c की तरफ जा रहा है तो फंक्शन f a की तरफ जाए तो ये लिमिट a के बराबर हो गया। x c की तरफ जा रहा है तो g फंक्शन
बी की तरफ जा रहा है तो ये लिमिट बी के बराबर हो गया। तो एक बात तो याद रखिए कि अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब एक फंक्शन में कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट भी कांस्टेंट ही होता है। ठीक हो गया। अगर हम सिंपल अगर लिमिट रूल है, मतलब अगर आप एक वेरिएबल x पर लिमिट अप्लाई कर लेते हो और x अप्रोच करता है c पर, तो ये लिमिट बराबर आता है किसके, c के बराबर आता है। इसी तरह मल्टीपल रूल में, मतलब एक फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है प्रोडक्ट में, तो आप लिमिट अप्लाई करते हुए उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो इस लिमिट से। ठीक हो गया। फिर अगर दो फंक्शन सम या सब्ट्रैक्शन में है, तो फिर आप इन दोनों पर अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो इस लिमिट को आप लोग अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो, और इसी तरह प्रोडक्ट में भी आप लिमिट को अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो, और इसी तरह आप क्वोशंट रूल में भी लिमिट को अलग अलग करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो अभी हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन का लिमिट, कि अगर एक वो फंक्शन जिस पॉइंट पर डिपेंड करता है, जिस वेरिएबल पर डिपेंड करता है, अगर एक वो वेरिएबल किसी खास वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है, तो वो फंक्शन भी फिर किसी खास वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक हो गया। लेकिन सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम सीक्वेंस का लिमिट किस तरह से डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस का लिमिट देखें इस तरह से डिफाइन होगा कि अगर h हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये हमने लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n सच दैट sn minus l absolute is less than h whenever n is greater than or equal to n। इसका आसान सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि ये सीक्वेंस जो है ये l की तरफ अप्रोच करेगा या l के क्लोज होता जाएगा, ये सीक्वेंस sn ये l के क्लोज होता जाएगा अगर n की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाए। मतलब n की वैल्यू आप लोग जितना बढ़ाते जाएं तो ये सीक्वेंस l के क्लोज होता जाएगा। तो इस केस में हम इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। मतलब अगर एक सीक्वेंस का लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी sn इज इक्वल टू l आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस l के करीब होता जाएगा अगर आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएं। जितनी ज्यादा आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मतलब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है ना, तो n अप्रोचेस टू इंफिनिटी का मतलब यही है कि आप n की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, इस सीक्वेंस की वैल्यू उस l के उतना ही ज्यादा क्लोज होती जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये तो कुछ एक बात है, एक अगर फर्स्ट पर एक फाइनाइट नंबर को अगर आप इंफिनिटी पर डिवाइड करोगे वो तो ऑब्वियसली जीरो आएगा। बाकी इंफिनिटी डिवाइड बाय फाइनाइट नंबर दिस इज आल्सो एन इंफिनिटी, और जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर वो तो जीरो होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। अगर आप किसी नॉन जीरो रियल नंबर को जीरो पर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। अनडिफाइंड फॉर्म का मतलब यही होता है कि हम ऐसी फॉर्म के बारे में या इस एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। तो अच्छा, अब हम एक लिमिट की तरफ चले आते हैं। अब ये लिमिट हमने साबित करना है कि आप इस लिमिट ये लिमिट हमारे पास 2 स्क्वायर रूट a के बराबर है। लेकिन अगर आप इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर लें, मतलब x की जगह आप लोग a सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है। तो देखें, जब आप एक तरह से हमारे पास जब एक लिमिट अप्लाई करने से या डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से अगर 0/0 फॉर्म आए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप ये कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या बस आप एक तरह से कहें कि नहीं इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए आप कहेंगे कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, फॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि ये लिमिट अनडिफाइंड फॉर्म से बचे, 0/0 फॉर्म से आपने बचाना होगा। कैलकुलस में शायद आप लोगों ने एक एल हॉस्पिटल रूल पढ़ लिया होगा। एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास क्या होता है, अगर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी हो, और ये फर्ज करें मतलब ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ये भी अगर 0 के बराबर हो, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स ये भी 0 के बराबर हो, तो फिर जब इन दोनों पर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये तो 0/0 फॉर्म आएगी। तो इसको 0/0 फॉर्म से बचाने के लिए फिर हम इस केस में, मतलब ऊपर भी अगर लिमिट अप्लाई करने से 0 आता हो, डिनोमिनेटर भी लिमिट अप्लाई करने से 0 आता हो, तो फिर हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है, आप इस फंक्शन f का भी डेरिवेटिव ले लेते हो और फंक्शन g का भी डेरिवेटिव ले लेते हो, और उस पर फिर आप दोबारा से लिमिट अप्लाई करते हो। अगर दोबारा से 0/0 फॉर्म आती है तो फिर हम दोबारा लिमिट लेते सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं। उस वक्त तक हम डेरिवेटिव लेते रहते हैं जब तक हम इसे या तो अनडिफाइंड फॉर्म से बचा नहीं पाते, या फर्दर हमारे पास कुछ ना हो सकता हो और हम अनडिफाइंड फॉर्म से ना बचा सकते हो, तो उस वक्त तक हम ये एल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन आई होप एल हॉस्पिटल रूल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इंशाल्लाह हम फिर किस टाइम बात कर लेंगे इस पर। तो
मैंने जो अभी आपको कहा कि अगर आपके पास लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म आ जाए तो आपने डायरेक्ट ये नहीं बोल देना कि बस 0/0 फॉर्म आ रही है तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट हो रहा। नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी होगी कि इस लिमिट को आपने 0/0 फॉर्म से बचाना होगा। तो कैसे बचाएंगे? रैशनलाइजेशन एक तरीकेकार है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर में जो साइन है उसको चेंज कर दें और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें उस डिनोमिनेटर को। मतलब यहाँ माइनस से इसको प्लस कर दिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, तो जब हम इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें और इसको इससे, तो ये तो हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इससे हमारे पास ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये x माइनस ए बन जाएगा। जब ये x माइनस ए बन जाएगा तो ये x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर फर्ज करें आपके जहन में ये सवाल आता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, अगर ये लिमिट आप x माइनस ए पर अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 आता है और इस पर भी अप्लाई करते हैं तो ये भी 0 आता है। तो फिर आपने 0 को 0 से कैसे कैंसिल कर दिया? ये तो एक सवाल शायद आपके जहन में आ सकता है। तो देखें, इसका जवाब ये है कि लिमिट का मतलब ये नहीं होता कि फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली उसके बराबर है, बल्कि लिमिट का मतलब ये होता है कि वो फंक्शन एक्चुअली उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। लिमिट मतलब अप्रोच करने को कहते हैं। लिमिट का ये मतलब नहीं होता कि वो फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली उसी के बराबर होती है। मतलब जब हम बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि x माइनस a वाकई 0 के बराबर है, बल्कि इसका मतलब ये है कि x माइनस a वो 0 की बराबर तो नहीं है, लेकिन वो 0 की काफी क्लोज आता जा रहा है। तो इसलिए ये इसको x माइनस ए और x माइनस ए को हम कैंसिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो x माइनस ए को हम कैंसिल कर दें, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x अंडर रूट प्लस ए अंडर रूट। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट ए आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बाकी ये सिंपल सी क्वेश्चन है। ये लिमिट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली इस पर वो सम और डिफरेंस रूल अप्लाई कर लें। इन तीनों टर्म्स पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर पर भी लिमिट अप्लाई होगा, 3 बाहर निकलाएगा और 7 पर लिमिट तो 7 ही आएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे तो -9 आ जाएगा। इस पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें, मतलब x + 5 2x - 7 पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लें तो ये हमारे पास -8 वैल्यू आ जाएगी। डिटेल से ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा कि ये बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें आप लोग या तो एलसीएम ले लें इस क्वेश्चन में, या आप चाहें तो अलग अलग इन दोनों पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आंसर -11/4 आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।